अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारा मां अमन बेज़बान फयाज़ नाइच गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते केतिरियूं ई अहम ख़बरूं जेके आहिनि अॼोके ॾींहं जे हवाले सां जेके डेवलपमेंट्स थियूं उन्हनि में सभ खां पहिरियों जेको आहे कराची महवर ऐं मरकज़ रहियो, जिते ख्वाजा इज़हार जी गिरफ़्तारी कल्ह थी हुई। उन बि अॼु मीडिया सां ॻाल्हायो त चूंडियल मेयर वसीम अख्तर साहब बि जेको आहे मीडिया सां गुफ़्तगू कई ऐं ॿिन्ही जो जेको फोकस हुयो राव अनवार SSP राव अनवार जे ख़िलाफ़ु हुयो। बहरहाल गुफ़्तगू उन ते बि कंदासूं, पर पंजाब जे अंदरि जेको आहे इन सॼे मंज़रनामे ते छा असर पवंदा, छाकाणि त हिकु तरफ़ कल्ह वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ साहब सिंध जे वॾे वज़ीर सां गुफ़्तगू बि कई इन इशू ते, पर उन सां गॾोगॾु असां ॾिसूं था त रायविंड जो मार्च जेको आहे उहो वेझो थींदो पियो वञे। गुफ़्तगू कंदासूं पंजाब जे सियासी मंज़रनामे ते गुफ़्तगू करण लाइ असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर तर्जुमेगार जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यार साहब, कैसे हैं सर, दुआ है आपकी। सलमान साहब, क्या देख रहे हैं पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? लाहौर रायविंड के मार्च की तैयारियों के हवाले से क्या सूरत हाल है, किस तरह देख रहे हैं, क्या सियासी फिजा है इस वक्त लाहौर में? देखिए, पहले तो ख्याल ये था कि शायद जो है रायविंड मार्च जो है वो एक मुश्तरका अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से होगा। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जमात इस्लामी, अवामी तहरीक, अवामी मुस्लिम लीग, इन सब जमातों के साथ मिलकर इम्कान बन रहा था कि शायद कोई इश्तराक हो सकता है और पीपल्स पार्टी भी इसमें टोकन पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन अब ये लगता है कि वो मुश्तरका अपोजिशन के मामले में जो रायविंड मार्च होना था वो तो नहीं हो पा रहा, और अब कोशिश ये हो रही है कि इमरान खान साहब जो है वो खुद सोलो फ्लाइट के चक्कर में है। और इमरान खान वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि भी कोई पार्टी अगर हमारा साथ नहीं भी देगी तब भी वो रायविंड मार्च या रायविंड में जलसा करेंगे। और कल उन्होंने बनी गाला में पार्टी वर्कर कन्वेंशन बुलाया है जहां पे वो नई डेट का ऐलान भी कर सकते हैं। अब मसला सिर्फ ये है कि देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत में हुकूमत पे दबाव बनाना चाहती है, जबकि बाकी सारी सियासी जमातें जो है वो एक मसलहत के साथ शिकार है। मसला ये नहीं है कि ये नवाज शरीफ की रहायशगाह का मसला है। आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि ये रवायत भी खुद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सियासत में शुरू की थी, इस तरह की सियासत की। लेकिन मसला यह है कि वो तो अब रायविंड उनके घर तो जा नहीं रहे, वो तो वहाँ अड्डा चौक पे जलसा करेंगे, वहां पर वो अपना एहतजाज करेंगे, उसका एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान जो है इस वक्त एक सियासी तौर पर तनहा नजर आते हैं, इस रायविंड मार्च में उनको कोई साथ नहीं दे रहा। लेकिन दूसरा मसला जो है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी अपना है, और वो ये है कि क्या वो एक बड़ा मजमा रायविंड में इकट्ठा कर सकेंगे, क्योंकि जो शो उन्होंने कराची में किया वो बड़ा मायूस कन था। उससे पहले जो लाहौर में शो हुआ वो भी कोई इतना बड़ा शो नहीं था जिस तरह से ये माजी में बड़े जलसे करते रहे। तो लगता यह है कि खुद PTI के अंदर भी एक काफी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है और उनके तंजीमी बुरहान के मसाइल जो हैं वो भी बड़े गालिब हैं। अब अगर इमरान खान रायविंड में जलसा करते हैं और एक बड़ा शो नहीं कर पाते और ये भी एक मामूली शो होता है, तो उससे फिर PTI की सियासत को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए अब PTI का इम्तिहान ये है कि जब कोई और सियासी जमात उसमें हिस्सा नहीं ले रही तो PTI को एक बड़ा सियासी शो करना होगा। और एक जो दूसरी बात यह है कि PMLN की स्ट्रेटेजी ये है, दो स्ट्रेटेजी थी। एक तो स्ट्रेटेजी ये थी कि तमाम अपोजिशन जमातों को साइडलाइन रखा जाए और वो PTI के साथ ना जुड़ सके, उसमें वो कामयाब हो गई है। अब दूसरी कोशिश ये होगी कि PTI को बड़ा मजमा इकट्ठा ना कर सके, उसके लिए वो इंतजामी रुकावटें वगैरह जो है वो खड़ी की जाएंगी। तो इसलिए अब देखना ये होगा कि ये मामला जो है मुकाबला जो है इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ का जो है, इसमें अगर इमरान खान एक बड़ा मजमा इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं तो उससे तो हुकूमत के दबाव का शिकार हो सकती है। अब अगर ना दूसरी सूरत में हुकूमत को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, पाकिस्तान अवामी तहरीक उसको किस तरह देख रहे हैं? इस सारी जो अपना जद्दोजहद के तनाजुर में इमरान की सपोर्ट में वो कितना रोल प्ले कर सकते हैं? बज़ाहिर तो दोनों जमातें ये कह रही हैं कि हम एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अलबत्ता हिकमत अमली में इख्तलाफ है और डॉक्टर ताहिर कादरी जो हैं, जिन्होंने पहले शुरू में ऐलान किया था कि वो रायविंड मार्च कर सकते हैं, बाद में उन्होंने ये कह दिया कि हमारी रिवायत नहीं है कि हम किसी के घरों में जाएं। लेकिन अब लगता है कि जो पैट की स्ट्रेटेजी है अवामी तहरीक की, वो ये है कि हम इंटरनेशनल फोरम पे भी जाएं और उसके बाद हम एक नई चीज ये करें। मुझे लगता है कि पैट के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत से अमूर पर इख्तलाफ है और उसमें भी बड़ा मसला जो है वो क़यादत का है, क्योंकि ना इमरान खान उस तरह से चीज़ों को मशवरा करके आगे बढ़ते हैं और ना डॉक्टर ताहिर कादरी की रिवायत है कि वो मशवरे करके आगे चीज़ों को बढ़े। तो दोनों के अंदर लीडरशिप का भी एक जो है ना क्राइसिस रहता है कि कौन पहले लीड करे। लेकिन मुझे लगता है ये कि दोनों का एजेंडा एक है और दोनों का टारगेट इस वक्त नवाज शरीफ की सियासत है। अब कोशिश ये होगी कि इमरान खान इस स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो हुकूमत पर दबाव डाले और डॉक्टर ताहिर कादरी जो है वो बाहर जाके दबाव डाले। आज जो उन्होंने लंदन में कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल कॉन्फ्रेंस थी और उससे उन्होंने आलमी मीडिया की तवज्जो
खासतौर पर लाहौर के थाने के हवाले से 14 अफराद के कत्ल के हवाले से उसकी तवज्जो हासिल की है। तो लगता ही है कि पैट अपने प्लेटफॉर्म से स्ट्रेटजाइज करेगी और ये अपने प्लेटफॉर्म से करेंगे। लेकिन आपको याद होगा शुरू में धरने के दौरान भी ये हुआ था पिछले बरस 2014 में कि ये इनका पता नहीं चल रहा था आखिर तक, और अब भी हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन किसके साथ खड़ा होगा। लेकिन आखिरी लम्हात में जब भी कोई फाइनल राउंड होगा उसमें आपको लगता ही है कि पैट भी उसमें इसका हिस्सा बन सकती है। लेकिन अभी लगता ही है कि जैसे पैट और पीटीआई के फासले जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो है कि जो हुकूमत पे दबाव बढ़ाया है अवामी तहरीक ने, खासतौर पर रमजान शुगर मिल और जो फहरिस्तें पेश की हैं कि वो जो इंडियन एजेंट के तौर पर, उस पर आपने देखा होगा कि पीएमएलएन का रद्देमल इतना सख्त नहीं है और पीएमएलएन काफी डिफेंसिव खड़ी हुई है उस पोजीशन के ऊपर। तो लगता ही है कि ताहिल कादरी के बाहर जाने से फौरी तौर पर हुकूमत को रिलीफ तो मिला है, लेकिन अगर ताहिल कादरी बाहर की दुनिया में जाकर इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो हासिल करते हैं तो उससे भी हुकूमत को काफी सुख्ती का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, पीटीआई को हम देख रहे हैं कि 13 के इलेक्शन के बाद वो मुसलसल सरगर्म रही है और इक्का दुक्का जलसों के सिवा उसकी सरगर्मी का सारा महवर जो है वो पंजाब की सियासत रही है। वो बाई इलेक्शन भी काफ़ी उसने वहाँ पे लड़े हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, और वहाँ पे जलसे भी किए हैं, मार्चेस भी किए हैं। आपके ख्याल में इस सारे सवा तीन साढ़े तीन साल के अरसे में पीटीआई ने गेन किया है कि लूज किया है? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए इस वक्त पंजाब में एक बड़ी सियासी ताकत तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, नून है, उसमें कोई दो आरा नहीं है। उसके मुकाबले में अब एक मुतबादल फोर्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मौजूद है। कोई दूसरी फोर्स ना पीपल्स पार्टी की शक्ल में नजर आ रही है और ना हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ या किसी और जमात की शक्ल में नजर आती है। तो एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर तो पीटीआई खड़ी हुई है। लेकिन दूसरे नंबर पर देखिए कुछ इलाके भी जो बाई इलेक्शन हुए थे, मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम भी कि जो बिहाड़ी का और खासतौर पर जेलम का इलेक्शन हुआ है उसमें पीटीआई ने काफी वोट हासिल किए हैं। तो इसका उससे ये तासुब कहना कि जी उनका वोट बैंक कम हुआ वो भी उसकी नफी होती है। लेकिन अब मसला सिर्फ ये है कि पीटीआई फैसले कैसे करती है, क्योंकि पीटीआई का जो क्राइसिस है वो ये है कि उसके तंजीमी फैसले जो है ना वो उसकी प्रॉब्लम उसमें आ रही है। एक नंबर एक वो गैर सियासी लोगों को लाके भर्ती कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे जो टिकटों की तकसीम के मामलात हैं, फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी है वो भी जो है ना काफी मसाइल पैदा कर रही है। तो इसलिए पीटीआई का क्राइसिस जो है वो एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल पार्टी क्राइसिस है, जिसकी वजह से उसकी तंजीम के मामलात में काफी खराबियां देखने को मिलती है। लेकिन अगर जब इलेक्शन होगा कोई मोमेंटम बनेगा तो पीएमएलएन का मुकाबला अगर कोई पंजाब में करेगा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होगी। अच्छा, आपके ख्याल में, क्योंकि ये हर दफा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप हर मर्तबा मुझे कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के लिए स्पेस है पंजाब के अंदर, तो अभी भी आप समझ रहे हैं खास तौर पर सिंध के अंदर जो नए वजीर आला की तब्दीली के बाद जो नए वजीर आला बने हैं, तो उसके बाद आप समझते हैं कि कुछ पंजाब की इंटेलिजेंसिया के अंदर, पंजाब के थिंक टैंक्स के अंदर, पंजाब के अपना मीडिया के अंदर कोई अपना तासुर में कोई मार्जिनल किस्म की भी तब्दीली आई है? देखिए दो बातें मैं पहले भी कहता हूँ और अब भी कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी रिवाइव हुई तो उसका इम्कान सिर्फ बिलावल भुट्टो है, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि बिलावल भुट्टो आजादाना बुनियादों पर सियासत के फैसले नहीं कर रहे, वो अपने वालिद के मोहताज खड़े हुए हैं। अब कहा गया कि ईद के बाद वो पंजाब के अंदर एक तंजीमी दौरे करेंगे, बड़े जलसे जुलूस करेंगे। अगर वो करते हैं तो उससे फिर उनकी पार्टी के अंदर जान पड़ सकती है, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में काफी ठंडी हो गई है। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी बहुत से लोगों को मायूस किया है, क्योंकि जिस तरह से हम पहले सोच रहे थे कि शायद बिलावल बड़ा रोल प्ले करेंगे और वो अपनी पार्टी के अंदर जाके को रेजिस्ट करेंगे, अभी तक तो उन्होंने उस तरह से नहीं किया है। लेकिन मैं अब भी कहता हूं कि अगर बिलावल को आजादाना बुनियादों पर सियासत करने दी जाए अपने दाई साहब की जानिब से, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिवाइवल के चांसेस भी मौजूद हैं। रिवाइवल से मुराद ये नहीं कि वो कोई मुतबादिल फोर्स बन के आ जाएगी पीएमएलएन की, लेकिन अब इस वक्त वो जो मरी हुई पोजीशन के ऊपर खड़ी है उसमें दोबारा खड़ी हो सकती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक पोटेंशियल तो मौजूद है, उसका वर्कर तो मौजूद है, उसके वोटर तो मौजूद है। वो तो इस वक्त घर बैठ गए हैं ना, या तो वो पीटीआई का हिस्सा बन गए या पीएमएलएन का हिस्सा बन गए या घर बैठे हुए नाराज है। अब उनको दोबारा जगाने के लिए बिलावल भुट्टो साहब के पास ही कोई करिश्मा हो सकता है, तो अगर वो करेंगे तो वो कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे इस वक्त फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो की सियासत में भी वो करंट नजर नहीं आ रहा कि वो अपने वालिद की सियासत को रेजिस्ट करके पंजाब में वो रोल प्ले करें, क्योंकि उसमें रुकावट वो आई है। जो बात फयाज साहब हैं और आप पहले भी कहते रहे कि बिलावल अपना आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान जो मफामत है वो पीपल्स पार्टी पंजाब के लिए एक वबाल जान बनी हुई है, और उससे पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जान नहीं छुड़ा पा रही। नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब अगर पंजाब में आए तो वो क्या एजेंडा लेकर आए? क्योंकि करप्शन के चार्जेस नवाज शरीफ साहब के ऊपर है। उनको बुनियादी तौर पर उनको तीन बातें करनी है ना। एक बात तो उनको करनी है कि पंजाब के जो हुक्मरान है उनको चैलेंज करना है,
और अगर वो उसको चैलेंज करते हैं तो फिर आप देखिए कि वोटर जो है उसको दोबारा रिवाइव होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा ये है कि उनको अपनी जो पॉलिटिक्स है पंजाब की, वो अपने बालिद से लेकर अपने हाथ में लेनी है, फैसले उनको खुद करने चाहिए और वो सियासी लोगों को, सियासी चेहरों को आगे लेके आए, नजरियाती लोगों को आगे लेके आए, जो पीपल्स पार्टी का असल तशख्खुस है उसको बहाल करेंगे। अगर वो ये फैसले करते हैं तो फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी पिछले दिनों आपको याद है कि जो अब नए चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, मुराद अली शाह साहब, ये लाहौर आए थे और इन्होंने लाहौर का दौरा किया, तो इन्होंने यहाँ पर बैठ के शहबाज शरीफ की गवर्नेंस की बहुत तारीफ की है। अच्छा भी अगर बात यह है कि शहबाज शरीफ इतने अच्छे गवर्नर हैं, अब गवर्नेंस कर रहे हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी को तनकीद करती है पंजाब के हुक्मरानों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि मुराद अली शाह ने भी आके यहाँ को गेन नहीं किया, उन्होंने भी आके पीपल्स पार्टी के वर्करों को मायूस किया जो पंजाब में बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ की गवर्नेंस की तारीफ करके और कहा कि वो बड़े शानदार काम कर रहे हैं और उन जैसी हुक्मरानी जो है वो बाकी सूबों में नजर नहीं आती। तो पीपल्स पार्टी को लगा कि मुराद अली शाह ने भी वही काम किया जो आसिफ जरदारी का एजेंडा है। तो अभी आपके ख्याल में अभी तक मुराद अली शाह के दौरे तक पीपल्स पार्टी के पंजाब के अंदर रिवाइवल के इम्कानात आपको कम ही दिख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा है। मुझे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी नजर आती है, जब तक कि बिलावल जो है, जब तक वो खुद रिजिस्ट नहीं करते जो इस वक्त की पार्टी पॉलिसी है पंजाब की, उसको रिजिस्ट करें, उसको चैलेंज करें और सामने आए, उसी में एक पॉसिबिलिटी है। मगर ना, मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब जो है। अच्छा सलमान आबिद साहब, क्या हो सकता है अगर पीएमएल इन रुकावटें डालती है तो पीटीआई के वर्कर्स भी काफी अपना मुश्तिल होते हैं इस मामला में? जितनी रुकावटें बनेंगी और जितनी उनके अंदर उनको रोका जाएगा और उससे मीडिया के अंदर एक हाइप क्रिएट होगी, उससे एक मीडिया के अंदर हाइप क्रिएट होगी और उसका फायदा जो है पीटीआई उठाने की कोशिश करेगी। इसलिए हुकूमत का काम होता है तदब्बुर का, फहमो फरासत का और मामले को कूल करने का। अगर वो भी वही काम करना शुरू कर दे जो अपोजिशन करती है, तो फिर तो उसका फायदा जो है वो अपोजिशन जमात उठाती है। तो इसलिए मुझे लग ये रहा है कि पीएमएलएन की जो स्ट्रेटेजी, जिस तरह से आबिद शेर अली धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह से आज वो बताया गया कि डंडा फोर्स बना ली है, मुजाहरे होंगे, हम बनी काला का घेराव करेंगे, ये तो सारी बातें ऐसी लगती है कि जैसे आपने पीटीआई को कामयाब कर दिया। लेकिन अभी मरियम नवाज शरीफ साहबा की ट्वीट चल रही है कि उसने कहा है कि पुरअमन रहे हैं और इनको मरियम नवाज का और पीएमएलएन का मसला है, ये डबल फेस के साथ काम करते हैं, बातें मीडिया में कुछ करते हैं, नीचे कारकुनों को कहते हैं कुछ और है। इससे पहले आपको याद होगा जब वो गुजरांवाला में धरना गया था तो वहां जिस तरह से पथराव हुआ था, गुल्लू भट्ट का वाकया आपको याद है, तो उन्होंने कौन से अपने पार्टी वर्कर निकाल दिए थे, उन सब की फुटेज मौजूद है, उन सब की तस्वीरें मौजूद है मीडिया के अंदर। तो ये दिखाएंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ये पीएमएलएन का एक पुराना वतीरा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये सलाहियत है कि वो अपने अपोजिशन जमातों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सलाहियत हमने कभी भी नहीं देखी कि वो अपने मुखालिफिन को बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में इसका फायदा, अगर हुकूमत रुकावटें डालती है तो फायदा पीटीआई को होगा कि पीएमएलएन को होगा? देखिए, इसका फायदा जो है पीटीआई को होगा और साथ साथ दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं। लेकिन आप कहते हैं ना कि शो अगर छोटा दिखा तो पीटीआई का मकसद कामयाब नहीं होगा। नहीं, देखिए ना, अगर आपने रुकावटें खड़ी कर दी तो जो सियासी शो छोटा होगा तो उसका तो जवाब बन जाएगा ना कि सियासी हमने शो इसलिए बड़ा नहीं हो सकता कि आपने हर चारों तरफ से कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको रास्ता दिया जाए जितना बड़ा वो शो कर सकते हैं, ताकि पता चले कि पीटीआई की कितनी स्ट्रेंथ है। अगर आप उनको इंतजामी बुनियादों पर रोकेंगे तो फिर पीटीआई के पास ये जवाब होगा कि उनको ताकत की बुनियाद पर रोका गया। अच्छा, आपकी इत्तला क्या है कि ये सिर्फ लाहौर को सर्वाइव कर रहे हैं या पूरे पंजाब से अपना लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, इनकी कोशिश होगी कि पूरे पंजाब को मुतहरिक किया जाए। जितने अरकान कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के, उनको जो है मोटिवेट किया जा रहा है। कल जो बनी गाला का कन्वेंशन है उसमें तंजीमी लोगों के साथ साथ अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं और जो जीते हुए हैं उन सबको इकट्ठा किया गया, ताकि उनके टारगेट दिए जा रहे हैं कि उन्होंने हर बंदे ने 500-1000 बंदे जो लेके आने हैं। तो कोशिश तो की जा रही है कि एक बड़ा मजमा वो लगाने में कामयाब हो जाए। अब देखना ही होगा कि पीटीआई कितना बड़ा शो करती है, क्योंकि सारा पीटीआई का जो फ्यूचर है वो डिटरमिन करता है इस अराइवल के बहुत बड़ी वजह से। लेकिन पीटीआई ने के अंदर का जो क्राइसिस है उसको किस तरह आप देख रहे हैं कि वो मैं तो समझता हूँ कि वो इस वक्त पीटीआई के लिए मौत बना हुआ है, क्योंकि पीटीआई ने जिस तरह से फैसले माजी में भी किए और अब भी कर रहे हैं, उससे पार्टी के अंदर जो है ना काफी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। और खास तौर पर आपको याद है, एक पुराने लोग हैं पीटीआई के अंदर जो, और एक 2013 के बाद जो खासतौर पर लोग बरसाती तौर से पीपल्स पार्टी छोड़कर आए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ छोड़कर आए हैं, लोगों को लगता है कि वो डोमिनेंट हो गए हैं जो पुराने लोगों को। तो इस वक्त पुराने वर्करों की और नए जो वर्कर आए हैं पीटीआई के अंदर, उनके अंदर पुराने नए लोगों की बहस है, फिर सियासी और गैर सियासी लोगों की बहस है, फिर पैसे वाले और गैर पैसे वाले की जो बहस हो रही है। उससे लगता है कि इमरान खान बहुत से फैसले सियासी बुनियादों पर करने की बजाय इंतजामी बुनियादों पर कर रहे हैं और उससे पार्टी के अंदर
नई से नई तकसीम पैदा हो रही है। बड़ी मेहरबानी, आपने पंजाब का सियासी मंजरनामा हमारे सामने पेश किया। सलमान आबिद साहब असां गॾु हुआ, मुल्क जा सीनियर तजनिगार, जंहिं पंजाब जे अंदरि जेको PTI ऐं PMLN जे विच में जेको टग ऑफ वार आहे, रायवंडा मार्च जा फ़ैसिला आहिनि, उन हवाले सां बनी गाला में सुभाणे PTI जो वर्कर्स जो इजलास आहे, जंहिंमें जेके बुनियादी नोईअ जा फ़ैसिला कया वेंदा। पर जीअं असां तव्हांखे ॿुधायोसीं पिए त मरियम नवाज़ जी ट्वीट जेका आहे उहा उन कारकुननि खे पुरअमन रहण जी हिदायत कई वई आहे। पर जीअं सलमान आबिद साहब ॿुधायो पिए त माज़ी में बि लीडरशिप जे पारां इन तरह जूं स्टेटमेंट्स ईंदियूं रहियूं, पर प्रैक्टिकली शयूं उनजे बिल्कुलु उबतर थींदियूं आहिनि। गुफ़्तगू जो सिलसिलो नाज़रीन जारी रहंदो। वठो त वक़्फ़ो, वापसि अची प्रोग्राम अॻिते वधायूं। असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जा गॾियल क़ौमनि जी जनरल असेंबली खे ख़िताब करण लाइ अमरीका रवानो थी चुको आहे। पर साॻिए वक़्तु ज़ाहिर आहे इहो हिकिड़ो तजिया ऐं तबसरा हलनि पिया त नवंबर जेको अचिणो आहे, जंहिंमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी मुलाज़मत जी जेको वक़्तु आहे उहो पूरो थियणो आहे। उनखां पहिरीं जेको आहे अहम जेको आहिनि फ़ौजी जेके उहिदनि ते जेको आहे उहा मुक़ररियूं थियणियूं आहिनि। उन हवाले सां जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऐं उनखां पोइ आर्मी चीफ जी मुक़ररी वारा मामला जेके आहिनि उहे सेप्टेंबर जे आख़िरी हफ़्ते ऐं अक्टूबर जे पहिरें ॾहाके ताईं उन्हनि मामलनि ते जेको आहे पेशरफ़ थी सघे थी। छा वफ़ाक़ी गादी वारे हंध जा जेके हल्का आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ जेके ज़रिया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि उहे हिन सॼे मामले खे केतिरो अहम पिया सम्झनि, या इहो हिकिड़ो रूटीन जो मसइलो आहे, उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी ऐं नामेरा तजनिगार सिद्दीक़ साजिद साहब। सिद्दीक़ साजिद साहब, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक़ साजिद साहब, सब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब बाहर गए हैं, लौटेंगे तो फिर ये जो अस्करी क़यादत के अंदर जो तब्दीली के हवाले से मुक़र्रियों की जो इम्पोर्टेंट जो पोस्टिंग्स हैं उस पर काम शुरू होगा। ज़राए आपके और हल्के इस्लामाबाद के क्या कहते हैं? जी फयाज साहब, बहुत शुक्रिया। आपके ही प्रोग्राम में इससे पहले भी हम इस इशू के ऊपर बात जो है वो कर चुके हैं, लेकिन चूँकि ये आजकल एक हॉट इशू है तो इस वजह से मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज हैं, चैनल्स हैं, अखबारात है, उसमें ये चीज़ ज़ेर बहस किसी न किसी सूरत में रहती है। और सबसे ज़्यादा फिर सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं है। अब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ आज अमेरिका रवाना हुए हैं, लेकिन आपने देखा कि रवानगी से पहले उन्होंने आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ से एक 1-on-1 मीटिंग भी की है। और इस 1-on-1 मीटिंग में ज़ाहिर है कोई तीसरा बंदा तो होता नहीं, लेकिन जो ज़राए हैं उनका ये कहना कि इसमें दाखिली और कौमी सलामती के साथ साथ जो मुल्क के सियासी मामलात हैं उसके ऊपर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। अब जो असली क़यादत की तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक उसमें जो आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का जो एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि वो तौसी नहीं लेंगे, वो अभी तक इसके ऊपर कायम है। उसकी मैं आपको एक मिसाल ये देता जाऊँ कि ईद से पहले जनरल राहिल शरीफ ने अपने कुछ काबिल एतमाद जो कमांडर्स हैं और अपने जो कुछ सीनियर्स हैं, रिटायर्ड साबिक़ फौजी अफसरान, उनके साथ आर्मी हाउस रावलपिंडी में एक गैर रस्मी आप कह लें गुफ्तगू की थी, या उनके साथ जो एक बैठक की थी। उस बैठक के दौरान भी उन्होंने ये जो जब इशू ये डिस्कस था तो उसमें ये बात ज़ेर बहस आई थी, क्या उनको तफसील लेनी चाहिए, क्या उनको इस्लामी जो ममालिक की अफवाज हैं, जो 34 रुकनी एक सऊदी अरब की सरबराही में इत्तेहाद बना है, उसकी सरबराही लेनी चाहिए, क्या वो फील्ड मार्शल बने। तो ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई और उनको जो राय दी गई वो यही थी कि आप अपने पहले बयान के ऊपर कायम रहें, अपना काम मुकम्मल करें, और अपना काम जो है मुकम्मल करने से मुराद ये था कोशिश करें कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब और कौमी एक्शन प्लान आपके होते हुए ये मुकम्मल हो जाए और आप फिर जो जिम्मेदारियां हैं
उनको पूरा करने के बाद जो है वो ओहदा बरा अपने ओहदे से हो जाए। और इसमें जो मुख्तलिफ ये भी आपको बता दूं कि जो फौज के अंदर मेजर कर्नल कैप्टन लेवल के एक आपस में उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें भी जो डिस्कशन हो रही है हमारे जराये के मुताबिक उनके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है फौज में चीज़ें मेरे पास होती हैं, वहाँ पर भी एक जो कसरत अक्सरियत है वो यही चाहती है कि जिस तरह इन्होंने अपनी इज्जत और एहतराम को बनाया है कौम के अंदर, आवाम के अंदर और इवन फौज के अंदर, तो उसके तहत इनको अपनी जो तोसी है हुकूमत की किसी किस्म की कोई पेशकश तस्वीर के हवाले से कबूल नहीं करनी चाहिए और जिम्मेदारियाँ जो हैं वो नए आने वाले आर्मी चीफ को दे दी जाए। अब ये शुनीद है, कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म जब अमेरिका से वापस आएंगे तो वो नए आर्मी चीफ का तकर्र कर देंगे, लेकिन मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक या अगर हम जनरल जो इशफाक यानी के बाद जनरल राहील को जब लगाया गया था उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ही उनकी तकर्री की थी, तो आपको भी याद होगा कि वो तकर्री भी चंद दिन पहले ही हुई थी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की भी और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की भी। यानी कि अगर 28 नवंबर को उन्होंने जाना था तो तीसरे हफ्ते पे जाकर वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया था। तो अभी भी जो समरी है वो मूव हो जाएगी अक्टूबर के वस्त में, और जब समरी मूव होगी उसके बाद फिर कंसल्टेशन जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन वो स्वाबदीद वज़ीर आज़म की होती है कि वो इसका ऐलान जो है वो कब करते हैं। तो ये कहना कि जब वो वापसी पे आएंगे तो बड़ा अहम फैसले करके आएंगे, ये मेरे ज़ाती ख्याल में ये कोई इतनी अहम बात नहीं है। अहम बात यह है कि आर्मी चीफ जनरल राहील जो शरीफ हैं वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके वो रिटायर हो जाए और नए आने वाले जो है आर्मी चीफ उनको जो है वो मौका दे। और इस हवाले से हम पहले भी आपके प्रोग्राम में बता चुके हैं कि ज़ुबैर हयात, लेफ्टिनेंट जनरल ज़ुबैर महमूद हयात वो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, लेकिन वो सीनियर तरीन हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पाक फौज से लिया गया तो वो चेयरमैन बन जाएंगे, और उसके बाद फिर कमर जवेद बाजवा का नाम आता है। वो इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर वो रह चुके हैं, इस वक्त इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स और एवेल्युएशन है और GSQ के अंदर ही वो तैनात हैं, और उनका भी नाम जो है वो आर्मी चीफ के हवाले से लिया जा रहा है। किसका सर आपका आपने नाम लिया? लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा। अच्छा, लेकिन जो मुख्तलिफ जो अपना वो चल रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि बाजवा साहब जो है वो जो सीनियरिटी के हिसाब से चौथे नंबर पर आते हैं, तो वो जो ये मैं आपको बताता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल मकसूद वो नंबर 1 हैं, लेकिन वो एक्सटेंशन पे हैं। वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के इस वक्त फौजी जो मुबस्सर मिशन है उसके वो सरबराह है, जो UN अमन मिशन है उसके वो सरबराह है, लेकिन वो एक्सटेंशन पे हैं। जैसे ही उनकी एक्सटेंशन की मुद्दत खत्म होगी पाकिस्तान में वो आएंगे, वो रिटायर तस्वर किए जाएंगे। उसके बाद नंबर आता है लेफ्टिनेंट जनरल ज़ुबैर महमूद हयात का। इस वक्त ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है। तो जिस तरह ये इनको कहा जाता है कि ये आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के नंबर 2 हैं। नंबर 3 पे हैं वाजिद उल हसन, ये इंजीनियर कोर के हैं, इस वक्त ये टेक्सला में हैं और वहाँ पे चेयरमैन है एक दिफाई इदारे के। लेकिन आपको पता है कि उनको वो जो इंजीनियर कोर के हैं उनको आर्मी चीफ की कमान है वो दी नहीं जाती, तो उस वजह से वो निकल गए। उसके बाद फिर जो नंबर आता है वो कमर जावेद बाजवा का आता है, लेकिन आप मकसूद को भी निकाल दीजिए और आप इनको वाजिद उल हसन को भी निकाल दीजिए, फिर उसके बाद कमर जावेद बाजवा है, फिर इशफाक नदीम है और उसके बाद फिर रमदे हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो बनेगी जी। अच्छा, जो अपना जावेद रमदे साहब हैं, अशफाक अपना साहब हैं, जनरल अशफाक साहब, वो अपना रमदे साहब से सीनियर हैं और अशफाक साहब से सीनियर जो है वो अपना कमर जावेद बाजवा। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो चौथे नंबर पे आते हैं, और वो तब हो सकते हैं जब वज़ीर आज़म जो है वो पहले अपना चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को मुकर्रर कर दें ज़ुबैर हयात को, और फिर उसके बाद जो 3 नाम की समरी जाए उसमें बाजवा साहब का नाम आ जाए, ताकि उसको सवाबदीद उसके अंदर उस अपना सवाबदीद इस्तेमाल करते हुए उसको पिक कर लें।
फैसल मैंने आपको सूरत क्लियर कर दी। आप अपनी जगह पे इस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट है उसके हिसाब से आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको वजह बता दी कि मकसूद अल हसन जो हैं वो उनको एक्सटेंशन दी गई थी 1 साल की। वो जैसे ही खत्म होगी पाकिस्तान वापस आएंगे, वो खत्म तस्वर की जाएगी, वो रिटायर हो गए। और वाजिद जो है वो एक दिफाई इदारे के हैं, इंजीनियर कोर्स से ताल्लुक है, वो वैसे ही उनका आर्मी चीफ नहीं लिया जाता, तो उस वक्त उस वजह से ये फिर ऑटोमेटिकली दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। लेकिन मौजूदा जो सीनियरिटी लिस्ट है उसके वाले से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कमर जवेद बाजवा का नाम उस वाले से आता है। उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि नवाज शरीफ वो बंदा लाएंगे जो उनके लिए मुश्किलात पैदा ना करे। जुबैर महमूद हयात एक सख्त आदमी है, लेकिन जुबैर महमूद हयात को लाने के लिए कोशिश बहुत ज्यादा हो रही है, और उसके लिए ये जरूरी है कि अगर वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाते हैं तो फिर तो वो बराए नाम ओहदा एक होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उनको लाने के लिए ये किया जा रहा है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा या तो पाक फजाइया को दे दिया जाए या पाक बहरिया को दे दिया जाए। ये नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में ही ऐसा था, मुशर्रफ ने आकर इसको खत्म किया था। और अगर नेवी या फजाइया से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लग जाता है तो फिर जुबैर महमूद हयात का जो नाम है वो ऑटोमेटिकली प्रियॉरिटी के वाले से नंबर 1 हो जाएगा, दूसरे पे बाजवा हो जाएंगे, तीसरे पे आ जाएंगे इशफाक नदीम, और 5वें में फिर चौथे नंबर पे अच्छा, जुबैर महमूद हयात साहब जो हैं, कहा जा रहा है कि वो उसकी फैमिली भी जनरल राहिल की तरह सेकंड जनरेशन वो अपना जनरल्स की है, जो आर्मी के अंदर उनके वो पहली जनरेशन भी रह चुकी है। इस वक्त भी उसके 2 भाई जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान आर्मी के अंदर मुख्तलिफ रैंक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। लेफ्टिनेंट जनरल उमर महमूद हयात हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह के चेयरमैन हैं, और इनके एक भाई हैं मेजर जनरल है, वो इस वक्त ISI में डिप्टी DG हैं। ये होता है, और ये बातें सोशल मीडिया में चल रही हैं कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि एक ही घराने को इतनी बड़ी पोस्टें दी जाएं और उन्हीं का आर्मी चीफ हो, ये चल रहा है। लेकिन फौज में ये चीजें जो हैं वो उनको इस अंदाज से फयासत नहीं देखा जाता। फौज में एक डिसिप्लिन है और एक इनका जो एक मुनज़्ज़म इदारा है, क्योंकि एक जो भी कमांडर बनता है फौज का, फिर उसे पूरी फौज को साथ लेकर चलना होता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि उसके कितने भाई हैं, उसके कितने लोग हैं। लेकिन एक बात इसमें है, ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा इंतजामी फैसला है। रिपोर्ट्स होती है, MI की रिपोर्ट्स होती है, ISI की रिपोर्ट्स होती हैं, इन लोगों की अपनी सीनियरिटी, फिर इन लोगों का तजर्बा, फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वो सारी चीजें बिल्कुल जो है वो देखी जाती है। लेकिन आपको तो पता है सिद्दीक साजिद साहब के पिछले दिनों सेक्रेटरी डिफेंस के मामले पर भी नवाज शरीफ हुकूमत ने अस्करी क़यादत के साथ एक तरह से काफ़ी तनाव वाली सूरत हाल इख्तियार कर ली थी, और काफ़ी बड़े उस टाइम के बाद जाकर वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की जो रिकमेंडेशन थी उस पर अमल हुआ था। सही कह रहे हैं। ये मामला जब इस तरह पे पहुंच जाते हैं क्योंकि फिर तीसरा बंदा कोई ना कोई बीच में पड़ता है। इस तरह के लोग दोनों तरफ मौजूद होते हैं जो कि मामला को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचने से रोकते हैं। ये चीजें चलती हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक निज़ाम बता रहा हूँ कि ज़ाहिर अब इसी सेक्रेटरी डिफेंस जो कि फौज की मर्जी का लगा है, इसी ने समरी मूव करनी है। लेकिन आप इस चीज को मत भूलिए, ये नवाज शरीफ है, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, इन्होंने सदर ममलकत को एडवाइस कर देना है। सदर ममलकत ने इनकी बात हर हाल में माननी है, वो मानना जरूरी है। और मियां नवाज शरीफ को कुछ पता नहीं होता तो वो क्या फैसला करते हैं। तो इसी वजह से आप भी इसमें खातर जमा रखिए कि मियां साहब का वाकई कोई पता नहीं है कि वो ये कह दें कि ये 4 नामों की समरी आप वापस ले जाएं और एक ये 5वां नाम है इसको इसमें इंटर करें। ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। लेकिन मौजूदा जो सिनेरियो अगर देखा जाए तो रज़ा रब्बानी मुझे अभी याद आ गए कि जब उन्होंने 18वीं तरमीम बनाई थी तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि जब आर्म फोर्सेस के जो लोग लगाए जाएंगे, सरबराह लगाए जाएंगे, तो उसी तरह सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाए जिस तरह हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साहबान की ऊपर जब उसकी तरक्की होती है उसमें उनको मद्देनजर रखा जाता है। लेकिन ये चूँकि एक सियासी और इंतजामी फैसला भी होना है, फिर वज़ीर आज़म हुकूमती सरबराह हैं और उन्होंने फिर एडवाइस करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हकीकत सूरत हाल यही है कि मियाँ साहब जो हैं बादशाह आदमी हैं,
बादशाह वाला काम कर सकते हैं जी। लेकिन आपको तो पता है सिद्दीक साजिद साहब के पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सारे मामला जो हैं वो मियाँ साहब नहीं चला रहे। ये बातें मतलब टीवी पे कहना या लिखना ये तो हर आम और ख़ास की ज़बान पर हैं कि और सबको पता है, ओपन सीक्रेट है कि कौन कौन से मामलात जो है वो नवाज शरीफ साहब नहीं चला रहे। और उस हवाले से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी की क़यादत की तब्दीली का मामला पाकिस्तान के आने वाले दिनों के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है। तो उसमें ज़ाहिर है इस वक्त की जो कमांड है वो उन सारे मामलात को वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर तो नहीं छोड़ सकती। कमजोरी तो ये फिर खुद दिखाते हैं ना फयाज साहब, ये कमजोरी खुद दिखाते हैं हमारे हुक्मरान। क्या इनको फौज ने कहा था कि आप आज तक मुस्तकिल वजीर दिफा न लगाएं? क्या इनको फौज ने कहा था कि आप मुस्तकिल वजीर खारजा न लगाएं? क्या इनको फौज ने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो आप हमारी मर्जी का न लगाएं, आप अपनी मर्जी पे ना लगाएं? और अगर लगाना था तो अब क्यों लगाया? क्या इनको फौज ने कहा था कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद हम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे? वजीर दाखिला की निगरानी में दे दिया। अब जब फौज ने इनको जनाब उसके ऊपर दबाव डाला तो सारा नासिर जजुआ के हवाले कर दिया। ये तो आपने कमजोरियां तो खुद उनके हाथ में दी हुई। जब वो अपने हिस्से का काम करें तो फिर ये तो बात 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ। जो भी जमहूरी हुकूमत होती है, इवन के बेनजीर भुट्टो की थी, नवाज शरीफ की थी, तो खुद यूसुफ रज़ा गिलानी की थी, पाकिस्तान की सियासत से इस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म नहीं हो सकता। मैंने आपसे जो बात की है कि मियाँ साहब ने तकर्री करनी तो फौज के अंदर से ही है, जो मर्जी लगा लें। परवेज मुशर्रफ को लगाया था अब्बा जी के इनके मियाँ शरीफ के कहने के ऊपर, उसने इनकी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया। इस शरीफ को लगाया था, जनरल राहील शरीफ साहब को लगाया था, उन्होंने भी आकर अपनी और फौज की इज्जत बढ़ाने के लिए काम किया। ठीक है, और यही मियाँ साहब समझते हैं कि जो भी आएगा वो मेरे साथ अच्छे तरीके से काम करेगा। ऐसा नहीं होता। वो एक इदारा है, मुनज़्ज़म इदारा है, आप जिसको मर्जी लगाएं, आप 10वें नंबर वाले को भी लगा देंगे, वो फौज को मियां नवाज शरीफ की मर्जी से नहीं चलाएगा, वो फौज को फौज की मर्जी। लेकिन आपको पता होगा अपना सिद्दीक साजिद साहब के जनरल ज़ियाउर रहमान को भी उसने लगाया था। आर्मी चीफ रगाने का इख्तियार जो वज़ीर आज़म ने इस्तेमाल किया था उस वक्त 99 के अंदर, वो अपना उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। उसके अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत ने अपना व्यू पॉइंट जो है वो वहाँ पे असर्ट किया था। तो ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की सवाबदीद पे सारे फैसले हों। देखिए, मैं सवाबदीद की बात नहीं कर रहा, ये तो देखिए समरी तो एक जाएगी ना, इस चीज को तो आप ज़हन में रखिए। सवाबदीद में उस हवाले से कह रहा हूँ कि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, समरी जाएगी तो सीनियरिटी लिस्ट उनके पास एक मौजूद होगी। अब मैं आपको एक बात सिंपल सी मिसाल देता हूँ। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने जब मुख्तलिफ मेजर जनरल प्रमोट किए और उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया, तो आप यकीन मानिए 14 से 15 मेजर जनरल सुपरसीड हो गए और छोटे लेवल का जो ऊपर थे वो ऊपर चले गए, उनको उन्होंने तरक्कियां दे दी। ये उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। वो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी अपनी टीम होगी, मैं अपनी टीम बनाऊंगा, और उसमें वो अपनी टीम बनाने में कामयाब हुए और वो लेकर जो है वो आगे बढ़े। यहाँ पे भी समरी जाएगी क्योंकि ज़ाहिर सीनियरिटी तो सबसे बड़ी चीज है। मैं आपको स्वाबदीदी इख्तियार की बात कर रहा हूँ जो उनको आइन और कानून के मुताबिक एज ए अपॉइंटिंग अथॉरिटी दिया गया है। ये तो नहीं होता कि वो 20वें नंबर वाले को उठाकर ऊपर लगा देंगे तो फौज में रिजाइनमेंट होगी। तो ज़ियाउद्दीन भट्ट की आपने बात की, ज़ियाउद्दीन भट्ट का सबसे बड़ा इशू यही था कि इनको वो इंजीनियर कोर्स से ताल्लुक रखते थे, और दूसरी बात ये थी कि उस वक्त के हालात आपको मालूम थे कि किस तरह के हालात उस वक्त बन गए थे। आज वो हालात नहीं है। फौज किसी तौर पे भी टेक ओवर नहीं करेगी, ना वो करना चाहती है मौजूदा हालात के तनाजुर में, ना उन्होंने करना है। तो उनके ऊपर और बड़ा काम है। लेकिन जो आपने बात की कि सेक्रेटरी डिफेंस की बात उन्होंने मनवा ली, तो हो सकता है वो ये बात में मनवा लें। अब मियाँ साहब को अगर 4 नाम भेजे जाते हैं तो उसमें ज़ाहिर मियाँ साहब की मर्जी के नाम भी शामिल होंगे, और उसमें वो बता देंगे कि ये जुबैर हैं, ये कमर जवेद बाजवा, इशफाक नदीम है, ये मुस्तफा जवेद रमदे हैं। फिर पता चलेगा कि मियाँ साहब जो है उसमें से क्या इंतखाब करते हैं। जी, बड़ी मेहरबानी सिद्दीक साजिद साहब, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, गुफ्तगू तामुदी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अमरीका वाला रवाना थी चुका आहिनि, जिते हू गॾियल क़ौमनि जी जनरल असेंबली खे ख़िताब कंदा। ऐं जीअं सिद्दीक साजिद साहब पाण खे ॿुधायो पिए त वञण खां पहिरियों हुन पाकिस्तान जे आर्मी चीफ सां सलाह मशवरो
कयो आहे, उन सभानाउनि वटि मुलाक़ात कई आहे। पर वज़ीर आज़म जी वापसी खां पोइ जेको इहो अहम मसइलो आहे पाकिस्तान जे आर्मी जे अंदरि, पाक आर्मी जे अंदरि, पाक फ़ौज जे अंदरि जेको आहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उहिदे जे हवाले सां ऐं उन सां गॾोगॾु चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जे उहिदे जे हवाले सां तक़रीरुनि ते सलाह मसलियत ऐं स्पेकुलेशन्स जो दौरु शुरू थींदो। पर स्पेकुलेशन जो दौरु अॻुवाट शुरू आहे ऐं तजियन तबसरनि जो गुफ़्तगू बि हलंदड़ आहे। पर बहरहाल इहे जेके मामला आहिनि वज़ीर आज़म जी वापसी खां पोइ उन्हनि ते अहम फ़ैसिला कया वेंदा। प्रोग्राम जो वक़्तु नाज़रीन पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाज़ खे इजाज़त सदाईं गॾु।